हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एग्जाम बाय गणेश सर पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो कि 2025 में होने वाली है, उसके लिए क्लास 10th में जो हिंदी होता है हम लोग का गोधली भाग 2, ये बुक जो होता है इसको हम चैप्टर वाइज वन शॉट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है सीरीज का पहला चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, और इसके बारे में आगे चर्चा होगी। तो आप लोग ये वीडियो एक किताब लेकर बैठिएगा साथ में और इसी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किताब लेकर इस वीडियो पे के साथ बैठ जाइए। ठीक है, तो चलिए आज आगे बात करते हैं इस वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय देते हैं इस पार्ट का, मतलब इनके लेखक कौन है, कहाँ इनका जन्म हुआ है, ये सब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सीरीज नंबर 1 है, आज हम लोग का क्लास नंबर 1 है हिंदी का। ठीक है, इसी तरीके से रोज हमारा क्लास होगी, इसका फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए जो भी हमारा पहला आप जैसी किताब खोलिएगा, पहला चैप्टर हम लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक कौन है पता है? जाति प्रथा के बारे में कौन हमें से लड़ रहे हैं? भीमराव अंबेडकर जी, यानी जिनके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि जिनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, जिनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे आइए। जिनका जन्म जानते कहाँ हुआ? जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू मध्य प्रदेश। महू एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। कब, किस परिवार में हुआ? तो दलित परिवार में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इनका जन्म दलित परिवार में हुआ। कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ठीक है, आगे आइए। इनके माता जी का नाम है भीमाबाई। माता जी का नाम क्या है? भीमाबाई। ठीक है, और आगे इनका पिताजी का नाम है रामजी सकपाल। क्या है? रामजी सकपाल। माता पिता का भी नाम पूछता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। माता का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल। ठीक है, और पूर्णतः इनकी मृत्यु जो है दिसंबर 1956 दिल्ली में हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है? दिल्ली में। कब होती है? 1956 में। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रमुख रचनाएं, इनके कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया पहली रचना, उसके बाद देयर मैकेनिज्म, हु आर दे, हु आर सुतराज। ठीक है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा इत्यादि इनके जो है कि लेखक। और भी बहुत सारा जो कि हम देखेंगे आगे पाठ में। ठीक है, कौन कौन, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इसको हम बोर्ड पे लिख दिए। ठीक है, चलिए। और इनके मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे। इनको प्रेरित करने वाले कौन व्यक्ति? 3 व्यक्ति रहे थे। कौन कौन? तो पहला थे जो है हमारा बुद्ध थे, कबीर थे, और तीसरे व्यक्ति ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा तीनों व्यक्ति को, ज्योतिबा फुले, बुद्ध और कबीर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब पाठ में बढ़ते हैं और यहाँ तक परिचय हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए ये सारी चीज़ों को। अब चलते हैं पाठ की ओर। तो किताब आप लोग निकालिए और किताब नंबर पेज नंबर 1 पे आ जाइए। कहाँ आना है? पेज नंबर 1 पे। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ना भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, चलिए। तो देखिए इसका हम लोग पाठ परिचय पहले कर लेते हैं, उसके बाद क्या इस पाठ में बताएं, मतलब इस कहानी में क्या बताएं। और ये और एक बात इसमें छूट गया थोड़ा सा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये श्रम विभाजन क्या है? एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, निबंध, इसको याद रख लीजिएगा। पूछता है कि कहानी की निबंध, तो ये कि क्या है? एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग का, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में क्या है नहीं। तो देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो कि लिख चुके हैं 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ, जो कि हम लिख चुके हैं। ठीक है, फिर मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब ने अपने समय में सुपठित जनों में से एक थे, यानी उस समय ये पढ़े लिखे जनों में से एक थे। ठीक है, मतलब उतना लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो पहले तो बहुत पढ़े लिखे थे उस समय टाइम में। ठीक है, चलिए। मानव मुक्ति के पुरोधा इन्हीं को बोला जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय में सुपठित जनों में से एक थे। ठीक है, आगे। प्राथमिक शिक्षा के बाद जब इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है 10वां तक जो होता है शिक्षा, मैट्रिक तक इन्होंने किया, उसके बाद एक बड़ौदा के राजा थे जिनको बड़ौदा नरेश बोला गया यहाँ पे, उन्हीं के प्रोत्साहन मतलब होता है ना, उनके सपोर्ट से कहाँ गए? वहाँ से गए ये अमेरिका पढ़ने। कहाँ गए? अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से कहाँ गए? अमेरिका पढ़ने गए। ठीक है, फिर वहाँ से लंदन, जो कि इंग्लैंड में है, लंदन गए। फिर उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। और उन्होंने संस्कृत का जो भी वेद उद था सबको अनुवाद किया हिंदी में, और उससे पढ़े, और इनको बहुत सारी भाषाएं भी आती थी। ठीक है, आगे। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किया है। अपना जो है सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने अपना प्रस्ताव भी रखा। फिर सब मिलकर हुए इतिहास के मीमांसक, मीमांसक मतलब होता है
कोई चीज़ उसके बारे में करने वाले, विधिवेत्ता मतलब विधि को जानने वाले, अर्थशास्त्री मतलब अर्थशास्त्र के बारे में नॉलेज, फिर समाज शास्त्री भी बने मतलब समाज की देख रेख, जो समाज शास्त्री समाज के जो जानकार होते हैं। उसके बाद शिक्षाविद और शिक्षित जनों में से भी एक थे, तथा धर्म दर्शन यानी धर्म के बारे में भी इनको पता था, ठीक है, विख्याता बनकर उभरे। ठीक, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया, और उन्होंने स्वदेश में क्या किया, वकालत भी किए, ठीक है, इतने पढ़े लिखे तो वकालत भी किए। उसके बाद समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों और स्त्रियों और मजदूरों के लिए मानवीय अधिकार का सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए, और उन्होंने अछूतों के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई की और उनके लिए अथक संघर्ष मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किए, जिससे कि सभी को समानता मिल सके। ठीक है, और जैसा कि चैप्टर का नाम ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, उनके चिंतन और रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे जो कि हम लिख दिए हैं। कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहले बुद्ध हैं, बुद्ध लिख दिए, ठीक है, कबीर हैं, कबीर, और ज्योतिबा फुले लिख दिए, ठीक है, तीनों को लिख दिए, इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत संविधान के निर्माता में उनकी बहुत भूमिका है, और एकनिष्ठ समर्पण के कारण आज हम इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि देते हैं। इनकी मृत्यु हो गई तो श्रद्धांजलि हम भारतीय संविधान के निर्माता कहकर देते, जो कि हम लिख दिए यहाँ, भारतीय संविधान के निर्माता भी यही है। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है। ठीक, आगे आगे क्या है, और फिर दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यहाँ लिख दी मृत्यु कब हुई, दिसंबर 1956 में। ठीक है, दिल्ली में, ठीक, निधन हो गया इनका। ठीक, आगे चलिए। बाबा साहेब ने अपने अनेक पुस्तक लिखी, उनमें से प्रमुख रचनाएं एवं भाषण जो है देखिए निम्नलिखित हैं। तो द कास्ट इन इंडिया यहाँ लिख दिए, द कास्ट इन इंडिया। उसके बाद देयर मैकेनिज्म लिख दिए, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट भी लिख दिए। ठीक है, अगला है द अनटचेबल्स भी लिख दिए हैं। हु आर दे भी लिख दिए हैं। हु आर सुधराज भी लिख दिए। ठीक है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म वो भी लिख दिए हैं, बुद्धिज्म कम्युनिज्म। उसके बाद है आपका द अनटचेबल्स लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो द अनटचेबल्स हो जाएगा। ठीक है, और आगे हैं हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा भी इन्हीं की रचना है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस भी इन्हीं की रचना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन इनकी भी रचना है। एनिहेल्सन ऑफ कास्ट भी इन्हीं की रचना, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इत्यादि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जो कि इतना हम लोग देख लिए, इतना से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से। चलिए आगे। हिंदी में उनका संपूर्ण बालमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बालमय नाम से, कौन नाम से है, हमारे भारतीय कल्याण मंत्रालय में, तो इनका जो पुस्तक का नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बालमय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलिएगा कितने खंडों में प्रकाशित है बाबा साहब का पुस्तक, 21 खंडों में। ठीक है, आगे प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, आगे यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब विख्यात भाषण यानी हेल्सन ऑफ कास्ट के ललित सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरित जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। ये जो हमारा पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, किससे लिया गया, प्रमुख भाषण यानी हेल्सन ऑफ द कास्ट से लिया गया है, और उनका हिंदी में रूपांतरण कौन किए, ललित सिंह यादव। कौन किए हैं, ललित सिंह यादव, यहाँ लिख देते हैं हम, ललित सिंह यादव। ठीक है, और ये क्वेश्चन में पूछे गए हिंदी में रूपांतरण यही किए, हिंदी में रूपांतरण इस भाषण का यही किए। ठीक है, हिंदी में रूपांतरण किस भाषण से लिया गया है, रूपांतरण। ठीक है, इसे लिख देते हैं। चलिए, उसके बाद ये नो नहीं होगा, रूपांतरण इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे, और ये किससे लिया गया है, तो एनी हेल्सन ऑफ द कास्ट से लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने जाति भेद का उच्छेद किंचित संपादन के साथ लिया गया है। ठीक है, ये भाषण। ठीक है, आगे यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल एवं भाषण था, जो कि लाहौर में हुआ था। जानते हैं कब, लाहौर वार्षिक सम्मेलन, जो कि 1936 में हुआ है। लाहौर वार्षिक सम्मेलन कब हुआ, 1936 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लाहौर वार्षिक सम्मेलन कब हुआ है, सन 1936 में, के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु यह पढ़ा ना जा सका क्योंकि क्रांतिकारी में कुछ विभेद हो गया था, तो वो सभा नष्ट हो गई थी, जिसके कारण ये जो है भाषण क्या है, जाति पाति तोड़क मंडल को पढ़ा नहीं जा सका, यानी सिर्फ ये रखा रह गया, क्योंकि उसका जो सभा लगा था वही नष्ट हो गया, तो फिर ये पढ़ा कहाँ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बाबा साहब ने स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया, और बाद में ये जो भाषण था जाति पाति तोड़क मंडल, इसको स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया गया और इसको प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए।
प्रस्तुत आलेख में हुए भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि के विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति भी यहाँ से एक सम्राट विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद था। इन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया और समाजों के लिए जो कि अछूत जाति थे उन सब के लिए लड़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो इनका पाठ परिचय जो है कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर कि चैप्टर में ये क्या पढ़ाए हैं। तो आ जाइए पेज नंबर 2 पे, चलिए ठीक है। और यहाँ से हम लोग का जो है निबंध ये स्टार्ट होता है और ये क्या लिखते हैं इस निबंध में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शांति से बैठ जाइए, शांति माहौल लेके वीडियो को। ठीक है, चलिए और किताब का पेज नंबर 2 पे आ जाइए और एक एक शब्द का अर्थ पता होगा, सबको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यह कि यह विडंबना की बात है। अब देखिए सबसे पहला जो बात आया हम लोग का विडंबना। तो विडंबना यहाँ लिख रहे हैं विडंबना। विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या होता है? उपहास। उपहास मतलब मजाक बनाना या मजाक की बात। उपहास मतलब ये होता है। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए विडंबना का अर्थ उपहास याद रखिएगा। ठीक है, तो यह विडंबना की बात है। तो क्या बात है विडंबना की? कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। मतलब इस युग में भी जातिवाद जहां तहां हो ही रहा है, समझे। आगे इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं और जो जातिवाद में रहते भाई वो अपना कई आधार पर अपने जाति का समर्थन करते हैं। ठीक है, आगे समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है, समर्थन का एक आधार यह भी कहा जा सकता है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानती है। आधुनिक सब समाज किसको मानते हैं? कार्य कुशलता के आवश्यक मानते हैं। किसके लिए? सब समाज के लिए तो मानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, क्या पूछेगा आपसे कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसको मतलब आवश्यक मानती है? तो इसको लिखिए अच्छी मतलब ट्रिक कीजिएगा, श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानती है। ठीक है, और आगे चलिए। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। और जाति प्रथा जो भी था मतलब वो भी जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप था। तो इसमें आगे पढ़ते हैं। दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए कि श्रम विभाजन का अर्थ होता है मतलब काम का बंटवारा, सिर्फ काम को बांट देना। हाँ, जिसका मन वो कर लो, जिसका मन वो कर लो, मतलब काम को बांट दीजिए। काम बटेगा तो बढ़िया से होगा, कार्य कुशलता होगा, हमारा समाज बढ़िया से चलेगा। तो इसमें इसलिए कोई बुराई नहीं थी। अब आगे चलते हैं, कोई बुराई नहीं थी। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद कहाँ है? हाँ, दूसरा रूप इसलिए इसमें कोई बुराई। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि क्या आपत्तिजनक है? सुनिए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। अब यहाँ देखिए क्या बात आया, श्रमिक विभाजन। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में अंतर है। श्रम विभाजन का अर्थ होता है सिर्फ काम का बंटवारा। श्रमिक विभाजन मतलब नौकर समझ लेना। मतलब श्रमिक विभाजन में यदि आप काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत तो आपको नौकर समझा जाएगा। मतलब आपको कोई इज्जत नहीं दिया जाएगा, आपको मन लगे या ना लगे जबरदस्ती काम करवाया जाएगा। ये सब होता है श्रमिक विभाजन का मतलब। तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का रूप किसमें कन्वर्ट कर दिया? श्रमिक विभाजन में। तो इसमें दोष आ गया। देखिए आगे क्या होगा। आपत्तिजनक है कि यह जाति प्रथा जो है विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। ठीक है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में वो स्वाभाविक विभाजन नहीं करती। और ये कहते हैं कि हाँ जरूरी है कि श्रम विभाजन आवश्यकता है कार्य कुशलता के लिए, लेकिन श्रमिक विभाजन की आवश्यकता नहीं हो सकती क्योंकि काम को बंटवारा वो स्वाभाविक करता है। किसी का मन ना लग रहा है फिर भी उसको काम करना ही पड़ेगा, इसलिए ये स्वाभाविक बंटवारा नहीं था। इसलिए श्रमिक विभाजन का रूप कौन लिया था? जाति प्रथा। इसलिए इसमें पहला दोष आया क्या कि ये श्रम विभाजन का रूप चेंज करके श्रमिक विभाजन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। विभाजन नहीं करती और ऐसा विश्व में किसी समाज में नहीं होता है। देखिए अब आगे आएगा भारत की बात। भारत की जाति प्रथा, भारत की जाति प्रथा और भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाए जाते। और भारत में जो जातिवाद किया जाता था ये तो
मतलब अस्वाभाविक विभाजन तो कर दिया, मतलब जिसको काम करने का मन है नहीं है फिर भी कर रहा है काम, लेकिन उसमें पर भी जिसका छोटा काम है उसको छोटा और जिसका बड़ा काम है उसको बड़ा, मतलब ऊंच नीच करार दिया, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। समझे? आगे चलिए। ठीक है, आगे करार देते जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। फिर जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा। यदि जाति प्रथा को हम श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं क्या क्या कांड हो रहा है, मतलब पूरा जिसका मन नहीं लग रहा है उससे काम करवाया जा रहा है और ऊंच नीच करार दे रहा है। अब जाइए कोई काम करे, अब दूसरा का मतलब जो काम करना है वो बोले तू हमारा छोटा है, ऐसे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना आपको। इसलिए ऐसे किया जाता था, किसमें? जाति प्रथा में। इसलिए ये स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जाएगा। चलिए आगे। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि रुचि होता है मन लगना, कोई काम में रुचि लगना मतलब मन लगना, तो रुचि का अर्थ क्या है? मन लगना। ठीक है, तो क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित विभाजन नहीं किया था ना, जिसका मन लग रहा है काम कर रहा है, जिसका मन लग रहा है वो उसको नहीं लग रहा है उसको भी काम करना पड़ेगा, यानी ये स्वाभाविक विभाजन नहीं था। ठीक है, आगे चलिए। रुचि पर आधारित नहीं था। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे कि वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी इनका कहना है कि हम व्यक्ति को इतना तक जरूर छूट दें, मतलब इतना विकसित जरूर करें कि वो अपना कार्य या पेशा जिसमें उनको मन लग रहा है वो काम अवश्य अपने से चयन कर सके, जिससे कि अपने मन से काम करेगा तो काम बढ़िया से होगा, कार्य कुशल से होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। बाबा साहब क्या बोल रहे हैं कि हमको ऐसा विकसित करना चाहिए कि लोग अपना काम स्वयं से चुन सके। लेकिन जाति प्रथा में क्या होता था कि पहले से उसका पेशा मतलब कर दिया जाता था कंफर्म कि ये आएगा तो होगा, ये मतलब जब बच्चा माँ के पेट में ही रहता था तभी से उसका जो है क्या कार्य निर्धारित कर दिया जाता था कि ये बच्चा पैदा होगा तो ये काम करेगा, इसका पिताजी झाड़ू मार रहे तो ये भी झाड़ू मारेगा, ये इसके पिताजी ड्राइवर है तो ये भी ड्राइवरे रहेगा। मतलब जो काम उसके पिताजी कर रहे हैं वंशागुणत, मतलब अपना क्या किए वंशागुणित कर दिए, जो भी उसका वंश जो काम करेगा उसके माता पिता उसके दादा दादी जो काम करेगा उसके पापा लोग कर रहे थे और वो जो कर रहे हैं उसके जो आने वाले बेटा वो करेगा। यानी ऐसा विभाजन हो रहा था जाति प्रथा। सोचिए कितना गलत है। अब आगे देखिए पढ़ते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में भी बांध देती थी। जाति प्रथा मनुष्य को एक पेशा जो दे दिया उसी को करना है, चाहे आपको काम मिले ना मिले उसी में आपको जीवन भर बंधे रहना, आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। यदि दूसरा काम करने के लिए जाता था तो उसको समाज दबा दिया जाता था समाज के द्वारा। समझे? आगे चलिए। ठीक है, भले ही पेशा अनुयुक्त या वो पर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, भले ही मान लीजिए कभी काल होता है ना कि पेशा कोई कार्य, पेशा मतलब यहाँ कार्य हुआ, कार्य यदि आपका कभी कम होने लगा, कोई भी काम आपका कमी हो जाता है तो आप काम बदल करके काम दूसरा काम करते हैं जिससे कि आपका घर परिवार चलता है, या आपके पिताजी जहाँ काम कर रहे होंगे या किसी का पिताजी तो वहाँ पे मान लीजिए उनका काम कमी हो गया तो दूसरा काम करके अपना खेती पथारी करके अपना तो जीवन यापन कर लें। कभी कल अचानक आ गया, क्योंकि हो सकता है कभी काम ना चले तो आप तो अभी दूसरा काम, लेकिन उस समय क्या था कि वो काम भी चेंज नहीं कर सकते थे, मतलब जो उसको काम मिला वही करेगा। और यदि काम चेंज करता था, काम को बदलता था, तब उसको समाज के द्वारा दबा दिया जाता था। वो बोलता था कि आप इसी काम को करो चाहे आपके पास काम हो या ना हो। अब आगे देखिए क्या है। फिर हाँ, बांध देती थी जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है कि क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया वो तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। इनका कहना है कि हो सकता है कभी कल आपको काम चेंज करने का आवश्यकता पड़ जाए जिससे कि आपको काम चेंज करने पड़े, लेकिन उस समय तो चेंज करने का मतलब अधिकार प्राप्त नहीं था तो लोग क्या कर रहे थे, अब काम का कमी होता था तो काम नहीं करते थे, इसलिए भूखों मर जाते थे। मतलब उसके अलावा क्या चारा रह जाता था उनको, और कोई रास्ता नहीं था। जब कोई काम ही नहीं करेगा तो उसको खाना कौन देगा? सिंपल सी बात है। तो कोई इसमें जाति प्रथा के अनुसार वहाँ पर काम बदलने का मतलब स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हिंदू धर्म की जाति प्रथा भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। और हिंदू धर्म में भी क्या है कि जो उसका पैतृक पेशा है वही चुनो। तुम्हारा जो पैतृक पेशा है, जैसे आपके पापा लकड़ी वाला काम करते तो आप भी लकड़ी वाला काम कीजिए, आपके पापा लोहा वाला काम करते हो आप भी लोहा वाला काम कीजिए, मतलब आपका जो पिताजी का पेशा वही आप लीजिए। हिंदू धर्म का कहना ये है, ठीक है। इस प्रकार पेशा की परिवर्तन अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि जाति प्रथा जो है भारत में कैसी प्रथा बनी हुई, तो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। कौन? जाति प्रथा, बेरोजगारी का, ठीक है। ये लाइन याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। और श्रम विभाजन से भी जाति प्रथा अपना संतुष्ट नहीं दिया, मतलब गलत काम इसमें होता है, ठीक है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं था। जो श्रम विभाजन ने किया था तो उसके मतलब इच्छा पर नहीं निर्भर था, ठीक है। आगे, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं था। मतलब मनुष्य क्या चाह रहा है, जो काम करने वाला लेबर क्या चाह रहा है, उसको कोई रुचि नहीं है इसमें जो काम करवाता था, मतलब उसको मन लगे या ना लगे काम उसको करना ही पड़ता था। आगे चलिए, मनुष्य की व्यक्तिगत, हाँ ठीक है, इसमें कोई स्थान नहीं रहा। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि यह बहुत से लोगों के निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थाबद्ध करते हैं। मतलब आज के उद्योग धंधों में जितना कमी आ जाता है ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि पहले के लोग को जो पूर्व निर्धारण पेशा था ना, कि जैसे आप वही काम कर सकते, उससे उतनी बड़ी समस्या उनको। आज क्या है, कोई भी उद्योग धंधा में कमी आएगा तो आप दूसरा धंधा ले लीजिएगा, लेकिन उस समय तो धंधा चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लोग भूखे मर जाते थे। इतनी बड़ी समस्या तो नहीं है ना भाई, तो वो समस्या इससे बड़ी थी। आगे चलिए, ठीक है, निर्धारित, हाँ ठीक है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करते। अब बताइए, जहाँ आदमी का मन नहीं लगेगा, दिमाग नहीं लगेगा, अंग नहीं लगेगा काम करने, तो काम कम होगा ना। ऐसी लगल रहेगा, काम हो रहा है, कोई मतलब नहीं काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब मन ही नहीं लग रहा है तो काम क्या करेगा, ठीक है। इस तरीके से काम कम होता था, टालू काम उसी को बोला गया, कम काम होना, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, हाँ। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना तो दिल लगता ना तो दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब बताइए, जहां दिल और दिमाग काम करने में नहीं लगे उसमें कोई कुशल बन सकता है? भला नहीं बन सकता है, ठीक है। कैसे प्राप्त कर सकती है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया, अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया जाता है कि आर्थिक पहलू से ही जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू मतलब पहले से ही जाति प्रथा जो है हानिकारक प्रथा माना गया, क्योंकि इसमें कोई अच्छा काम होता नहीं था। आगे, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें वो स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती थी। आदमी को निष्क्रिय मान लीजिए बना रहा है, कोई काम का छोड़ रहा है, अब एक काम है बांध दिया, करते रहो जिंदगी भर, कोई मतलब नहीं। आगे, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। यहाँ तक कहानी हमारा था, खत्म हो गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोग से बात कर रहे हैं, क्या सुनिए कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे। वो पूछ रहे हैं कि आप लोग मुझसे प्रश्न, हम लोग उनसे पूछते हैं प्रश्न क्या, कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी नज़र में आदर्श समाज क्या है। क्योंकि आदर्श समाज का जरूरत था श्रम विभाजन, तो आदर्श समाज होने के लिए तो जाति प्रथा जरूरी ही था। लेकिन ये कहते हैं क्या होना चाहिए, और यहाँ से भी क्वेश्चन बना है आगे से, ठीक है। देखिए पढ़िए, आदर्श समाज क्या है, तो वो अपना आंसर देते हैं। हम लोग पूछे उनसे क्या कि आदर्श समाज क्या है, तो वो आंसर देते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। देखिए क्या कह रहे हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज यहाँ लिख रहे हैं स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। किस पर होना चाहिए भाई, तो देखिए पहले बोले स्वतंत्रता होना चाहिए उस समाज में, स्वतंत्रता, ठीक है। फिर होना चाहिए समता, ठीक है। फिर होना चाहिए भ्रातृत्व। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि लोग अपने से स्वयं अपना काम का मतलब स्वतंत्र रूप से अपना काम करे, कोई इस पर दबाव नहीं बनाया जा सकना चाहिए। फिर समता मतलब समानता होना चाहिए, भाईचारा एक दूसरे में होना चाहिए, ठीक है। तीसरा भ्रातृत्व यानी भाईचारा होना चाहिए। यदि ये तीन चीज उनके नजर में है तो वो आदर्श समाज कहलाएगा। कौन कौन? स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व होना चाहिए, आदर्श समाज की आवश्यकता, ठीक है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा ये तीन चीज और ये क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है।
क्या क्या बोले हैं, आदर्श समाज की आवश्यकता स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। ठीक है, क्या यह ठीक नहीं बोल रहे हैं, क्या यह ठीक नहीं होगा? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? अच्छा, भाईचारा आप भी भाई की तरह उसको मानिएगा तो कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। ठीक है, अच्छा बात बोल रहे हैं, कैसे हो सकती है? फिर किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज को बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। यदि आप लोग मिल के रहिएगा अपने समाज में तो आपको कोई मान लीजिए अचानक कोई संकट आता है तो समाज वाले देखते हैं। ऐसा ऐसा कई जगह खराब समाज भी है जो कि नहीं देखता है, लेकिन कई जगह देखते हैं। ठीक है, आप अपने पड़ोसी से अच्छे से बनाव के रखिएगा तो पड़ोसी आपका साथ देंगे। यदि हो सकता है कई पड़ोसी खराब होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पड़ोसी जिससे आपका अच्छा बनता हो तो अच्छा से देखभाल करते हैं। ठीक है, वही कार्य है। ठीक है, आगे कि सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। ठीक है, तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भाईचारा का वास्तविक रूप किसके मिश्रण के जैसा था? तो ऑप्शन में रहेगा दूध पानी, पानी चीनी, इस तरीके से रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या मानना है आपको? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप। यहाँ लिख देते हैं, भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह वास्तविक रूप। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। ठीक है, आगे और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और जब ये सारा गुण आ जाएगा तो इसी का दूसरा नाम क्या पड़ेगा? लोकतंत्र। आगे बोलते हैं लोकतंत्र के बारे में, क्योंकि लोकतंत्र एक शासन की पद्धति ही नहीं बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। और ये चैप्टर आपका इन होता है। लास्ट चैप्टर समझा देते, लास्ट टाइम क्या बोले कि इतना यदि किसी में आ जाता है तो लोकतंत्र हो, उसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल एक शासन की पद्धति ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव से देखा जाता है। लोकतंत्र में लोगों को, सभी को वोट का अधिकार होता है, सभी का अपना अधिकार, अपना एरिया होता है, यानी सभी को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार होता है। ही कह के ये चैप्टर आपका एंड होता है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट पे। और इस वीडियो को यदि आप समझ नहीं पाए हैं तो फिर से देख लीजिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और इसके अगले वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, फिर इसका अगले वीडियो में सब्जेक्टिव, और इससे जितने भी क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड पूछा गया सबका हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, और टेंशन नहीं लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ध्यान से आप मेरे चैनल से जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है थोड़ा बहुत आवाज़ या बोर्ड वोर्ड में दिक्कत हो, क्योंकि अभी मेरे पास उतना तो व्यवस्था है नहीं। जहाँ तक हो पा रहा है वहाँ तक हम कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी आगे आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी हम आप लोग का साथ और सपोर्ट बढ़िया से देंगे। बाकी अभी तक तो लगे हुए। चलिए धन्यवाद, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।